इजराइल ईरान पे और ईरान क्या कर रहा है, जरा इस हमले से ही शुरुआत करते हैं। जी, आदाब अर्ज करता हूं आप सबकी खिदमत में। जंग जो है बहुत ही खतरनाक मोड़ इख्तियार करती जा रही है और वॉर एस्केलेशन होता दिखाई दे रहा है। जैसा कि आपने खुद अपनी गुफ्तगू में ये इशारा किया कि किस तरह से जंग आगे की तरफ बढ़ती जा रही है, जबकि हो सकता है लोगों का ये अंदेशा हो कि भाई 16-17 दिन 18 दिन गुजर गए और अब धीरे धीरे वो जंग समाप्ति की तरफ जा रही है। लेकिन देखने में आ रहा है कि इधर ईरान ने कोई अटैक नहीं किया था, बल्कि इसने सिर्फ और सिर्फ रिटेलिएट किया है। जंग उधर से शुरू हुई है और ईरान ने यह कहा था कि जंग उस वक्त तक अब नहीं रुकेगी, यानी हमारा रिटेलिएशन उस वक्त तक नहीं रुकेगा जब तक कि हम इसको पूरी तरह से सबक नहीं सिखा देते। कि आज राफ़ची साहब ने भी जो अल जजीरा का जो इंटरव्यू था उनका, राफ़ची साहब का, उसमें उन्होंने कहा था कि हम जो है सीज फायर नहीं चाहते हैं बल्कि कंप्लीट एंड ऑफ वार चाहते हैं। यानी सीज फायर का तो ये है कि आप सीज फायर करेंगे और उसके बाद फिर वो शुरू कर देंगे, जब उनका दिल चाहेगा जंग स्टार्ट कर देंगे, जब उनका दिल चाहेगा जंग रोक। तो हम नहीं चाहते हैं। हम जो चाहते हैं वो ये है कि इस मरहले तक पहुंचा दिया जाए वॉर को कि किसी सूरत भी आइंदा इजराइल और अमेरिका की ये हिम्मत ना हो पाए कि इस तरह से जब चाहे वॉर स्टार्ट कर सके। कंप्लीट एंड ऑफ वॉर, ये उनकी मुराद है। अब देखिए आप, लेकिन इसमें इजराइल का इंटरेस्ट ये है कि जंग जारी रहे, जंग बढ़ती रहे। अमेरिका के इस तरह के बयानात आना शुरू हो गए थे, डोनाल्ड ट्रंप के इस तरह के बयानात आना शुरू हो गए थे, जिससे लग रहा था कि वो परेशान हो चुके हैं, और ऐसा ही है कि वो परेशान हो चुके हैं और वार को वो समेट नहीं पा रहे हैं। जिस तरह से उन्होंने जंग का स्टार्ट किया था और जिन दावों के साथ स्टार्ट किया था उसको समेट नहीं पा रहे हैं। मिसाल के तौर पर उनके बात में अगर आप देख लेंगे कितना कभी हाँ बोलते हैं कभी ना। यानी एक बार उन्होंने कहा, हम शुरू में जब वॉर शुरू की तो उन्होंने सीधे सीधे आके कहा हम जंग जीत चुके। फिर कुछ देर बाद उन्होंने कहा, अगले इंटरव्यू में कहा कि हम जंग जीत रहे हैं। फिर कहने लगे कि आओ हुर्मुज में हम फंस चुके हैं, कोरिया, जापान, इटली, फ्रांस, स्पेन, इंग्लैंड, सब आओ मेरी मदद करो, हम हुर्मुज को खुलवाएंगे। तो फिर मदद मांगने लगे और उसके बाद कहने लगे कि जब सबने नो बोल दिया कि नहीं आपको मदद नहीं दी जाएगी, हमारी जंग नहीं है, हम इसमें दाखिल और शामिल नहीं होना चाहते हैं, तो ट्रंप को मायूसी होती है और वो कहते हैं कि जाओ फिर हमें तुम्हारी जरूरत नहीं है। यानी कितनी बार ये बदल रहा है। तो इससे इजराइल को जो अंदाजा हुआ ये था कि इसका मतलब ट्रंप इस मूड में है कि किसी ना किसी तरह किसी भी कंडीशंस के साथ और ईरान की शर्तों को मानकर ही जैसे तैसे इस जंग से इज्जत के साथ निकल जाया जाए। तो यहाँ पर इजराइल को ये लगा कि ये हमारे मफाद में, हमारे बेनिफिट में चीज नहीं है, लिहाजा उसने दो काम अब किए हैं। एक तो लारिजानी साहब को शहीद करना, और दूसरा काम जो आज हुआ है वो ये है कि लोविया एक यहाँ पर रिफाइनरी है, वहां पर रिफाइनरी इंफ्रास्ट्रक्चर पर आज हमला किया है। ताजा तरीन खबर ये है, जो रिफाइनरी पर हमला किया है उसमें जाहिर है कि नुकसान हुआ है और आग भी लगी है और उसको कट कर दिया गया है ताकि आग फैल ना पाए। लेकिन उसके बाद यहाँ की फौज ने और ईरान ने जो बयानिया जारी किया है वो ये किया है कि जितने भी यहाँ पर रिफाइनरी हैं जिसमें जो अमेरिकन और इजरायली इंटरेस्ट से रिलेट करती हैं, वो जितनी भी रिफाइनरी हैं सबके आसपास से जितने लोग हैं वो निकल जाएं, क्योंकि अब वो हमारे लिए वो एक टारगेट बन चुके हैं। हम स्टार्ट कभी नहीं करते हैं, हम अगर कोई स्टार्ट करता है तो हम रिटेलिएट करते हैं। तो वो उन्होंने बिल्कुल साफ साफ वाज़े तौर पर कतर की 2 रिफाइनरी, सऊदी अरब की 2 रिफाइनरी और भी कई रिफाइनरियों को ये मुल्कों को ये जारी कर दिया है, हुक्म अपनी तरफ से कह दिया है कि आप इन रिफाइनरीज के अतराफ में अगर हैं तो वहां से चले जाएं, क्योंकि हम इनको टारगेट करने वाले हैं। अब आप ये सोचें, अब जब उन्होंने अटैक का जो संकट चल रहा है
उससे अभी दुनिया उबर नहीं पा रही है। किसी तरह चाह रही है कि इस चीज को रोका जाए और दुनिया जो है सुकून से आगे बढ़े। लेकिन वॉर एस्केलेशन इजराइल चाहता है, लिहाजा उसने ये काम किया है। ये रिफाइनरी बताइए पर अमेरिका आबिद साहब, नौशाद साहब, ये बताइए कि आखिर एस्केलेशन क्यों चाहता है इजराइल? क्या फायदा इससे? वॉर एस्केलेशन क्यों चाहता है? जी, इजराइल वॉर एस्केलेशन इसलिए चाहता है कि वो ईरान को ही सबसे बड़ा अपने लिए थ्रेट समझता है, क्योंकि ईरान पैलेस्टाइन के इशू को लेकर बहुत ही ज्यादा हसास है और उस इशू को भूलना और भुलाना नहीं चाहता है। वो ये कहता है कि इजराइल यहां पर आक्रमण किया है इसने, ये यहां पर इलीगल है और वहां पर 75 साल से ज्यादा का अरसा गुजर चुका है कि फिलिस्तीन में वो मुसलसल जुल्म कर रहा है, और सिर्फ फिलिस्तीन में नहीं बल्कि जहां भी वो चाहता है अपने इलाके में वहां पर जुल्म करता है, अटैक करता है, दूसरों को मारता है। तो ये चीज ईरान के लिए बहुत अहम है कि ये इशू जो है ना, ये जो अनरेस्ट है हमारे इस खित्ते में, हमारे इस इलाके में, ये अनरेस्ट की असली जड़ वो इजराइल के वजूद को यहां पर देखता है। वो ये चाहता है कि अमेरिकन बेसेस यहां से अगर खत्म हो जाती हैं तो इजराइल जिन बुनियादों पर ये सारे काम कर रहा है और ताकत जहां से मिल रही है, इजाजत जहां से मिल रही है, असलहे उसे जहां से मिल रहे हैं, वो है अमेरिका। अमेरिकन बेसेस अगर यहां से खत्म हो जाते हैं तो हमारे रीजन में फुल पीस आ जाएगा और कोई भी एक दूसरे को परेशान नहीं करेगा, बेगुनाहों की मौतें नहीं होंगी, किसी पर जुल्म नहीं होगा, बल्कि हम एशिया वाले, हम इस रीजन वाले जो हैं अपने इस रीजन को चलाएंगे और बहुत अच्छा चला लेंगे। यानी इस रीजन में अगर कुछ भी इख्तिलाफ है, कुछ भी वॉर है, लड़ाई है, नाइंसाफ, बेगुनाहों का खून है, तो उसकी असल जड़ इजराइल है और इजराइल को भी अमेरिका का सपोर्ट है। यानी अमेरिका का सपोर्ट अगर यहां से खत्म है तो इजराइल यहां पर कुछ नहीं कर सकेगा। ये इजराइल ईरान को थ्रेट समझता है। आप देखेंगे रेजिस्टेंस जो है। जी, वीडियो आपका डाउन हो गया, आवाज़ बहुत अच्छी आ रही थी, बीच बीच में कट रही है। कोशिश करते हैं, दोबारा आपको जोड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण बातें आप बता रहे हैं। और ज़रा इसमें एक सवाल और आपके साथ जोड़ना चाह रहा था कि आखिर नौशाद साहब, इसमें एक सवाल और जोड़ना था। एक तरफ तो इजराइल जो है वो चाहता है कि ये जंग आगे बढ़े, लेकिन अमेरिका, जहाँ तक अमेरिका के राष्ट्रपति अभी आपको जी आवाज़ आपकी आ रही हल्की। जी नौशाद साहब, सवाल इसके साथ एक और है कि आखिर अमेरिका यहां से बाहर क्यों निकलना चाहता है, जब उसका एक साथी जो इजराइल है वो इस युद्ध को, इस जंग को आगे बढ़ाना चाहता है। अमेरिका के राष्ट्रपति का आपने भी कहा और हम लोग भी लगातार देख रहे हैं कि अमेरिका के राष्ट्रपति किसी न किसी बहाने इससे बाहर निकलना चाहते हैं। जो मदद उनको चाहिए थी वो मदद किसी भी देश से मिलते हुए दिखाई नहीं दे रही है, कोई हेल्प करने के लिए तैयार नहीं है। तो एक तरफ अमेरिका और दोनों साथ में, अमेरिका इजराइल दोनों साथ में ईरान पे हमला कर रहे हैं, लेकिन अमेरिका कोई कुछ और सोचता है, ईरान कुछ और सोच रहा है। क्या आपको भी लगता है सही? जी देखिए, अमेरिका जो निकलना चाहता है इस वॉर से, सबसे पहले तो ये बात करनी चाहिए कि अमेरिका ने ये वार क्यों शुरू की थी और क्या सोच करके शुरू की थी। यानी उनके यहां एक बहुत ही बड़ी बात जो सामने आई है वो ये है कि उनके यहां मिस कैलकुलेशन था इस वार को लेकर। उन्होंने ये समझा था कि हम लीडरशिप देंगे। मेरी आवाज पहुंच रही है? जी आ रही है जी बिल्कुल। हम जब सबसे बड़ी लीडरशिप को टारगेट उनके जनरल्स को देंगे तो को टारगेट करेंगे, हम उनके जनरल्स को मार देंगे, तो फिर क्या होगा, ये फॉरेन सिस्टम खत्म हो जाएगा, रिजीम चेंज हो जाएगा और फिर हम जो चाहेंगे वो करेंगे। ये अमेरिका की मंडी और उन्होंने प्लानिंग इसी तरह की थी। ये मिस कैलकुलेशन, चूंकि उन्होंने इसीलिए उन्होंने पहचाना, अभी भी नहीं पहचाना है ईरान को। उन्होंने समझा था कि वेनेजुएला है या दूसरा कोई ऐसा मुल्क है जो 2 दिन के अंदर खत्म हो जाएगा, लीडरशिप को खत्म कर देंगे तो मुल्क खत्म हो जाएगा, हुकूमत खत्म हो जाएगी, रिजीम चेंज हो जाएगा और फिर मुरादों तक पहुंच जाएंगे। ये उनका ये मुल्क समझा था या कोई संगठन समझा? जब उन्होंने देखा, जैसा कि अभी हालिया जो इंटरव्यू ट्रंप है उसमें उसने साफ साफ आके कहा। नौशाद साहब, मैं कह रहा हूं कि लगा कि कोई छोटा मोटा संगठन है उसके जी वही
कि उसके जी उसके उसके जी टॉप जी लीडर को मार दिया जी तो जी पूरा जी संगठन खत्म हो गया। संगठन खत्म हो जाएगा। लेकिन उनको ये मालूम होना चाहिए था कि ये जो यहाँ पर निजाम जो सिस्टम है इतना मजबूत है कि आप 3 लेयर तक उनके हर ओहदे के लिए, हर पोस्ट के लिए 3 लेयर तक पहले से मौजूद है। यानी एक शहीद होता है फिर वो लेयर बढ़ जाती है। तो ऐसा नहीं कि सिस्टम, आप देखें कि रहबर आयतुल्लाह खामनेई के शहीद होने के बाद जब ये सिस्टम कुछ नहीं बिगड़ा, इसका बाल भी भीका नहीं हुआ, बल्कि पहले से ज्यादा और ज्यादा स्ट्रांग नजर आ रहा है। सिस्टम और पब्लिक दोनों में अजीब तरीके की यूनिटी नजर आ रही है। तो आप सोचिए कि जब सबसे बड़े लीडर को टारगेट करने के बाद, उनको शहीद करने के बाद इस सिस्टम का कुछ नहीं बिगड़ा, तो आप दूसरी जो लोग हैं उनको अगर शहीद करेंगे तो ये सिस्टम कैसे जा सकता है? तो लिहाजा अभी तक वो ये नहीं समझ पा रहे हैं, इसीलिए लारीजानी को शहीद कर रहे हैं। अभी दावा हो रहा है कि एक इंटेलिजेंस मिनिस्टर को शहीद कर दिया है, लेकिन उसकी अभी पुष्टि नहीं हुई है। मैं कह रहा हूं कि अफराद को, इंसानों को, जो यहाँ के ओहदेदार हो, उनको टारगेट करने से ये समझ रहे हैं कि सिस्टम खत्म हो जाएगा। और ये इनकी हिमाकत है। यानी एक इंसान को ये समझ लेना चाहिए कि जब टॉप लीडरशिप को खत्म करने के बाद ये सिस्टम खत्म नहीं हुआ तो लोगों को मारने से कुछ नहीं होने वाला है। अगर आपका मंशा, अगर आपकी मुराद रिजीम चेंज था, तो आप ये हरकतें क्यों कर रहे हैं? रिजीम चेंज इन चीजों से हासिल नहीं होने वाला है और आप इस चीज में नाकाम रहेंगे। तो ट्रंप के हालिया बयानात में भी आप देखें कि किस तरह से वो फ्रस्ट्रेशन का शिकार है। कभी कुछ कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं। ये मुसलसल चीज देखने में आ रही है। अब ये जो वॉर एस्केलेशन इजराइल चाहता है, वो यही चाहता है कि ईरान हमारे सामने थ्रेट है। उसको लग रहा है कि इस जंग को अगर हम जारी रखेंगे तो ईरान खत्म हो जाएगा, लिहाजा इस जंग को खत्म नहीं होने देना है। अमेरिका का पैर इसमें आ गया है तो उसके पैर को खींच के रखना है। लिहाजा वो क्या कर रहा है, उधर अमेरिका और ट्रंप बात कर रहे हैं, कुछ इस तरह के दे रहे हैं जिससे इशारा में शान है, बयान हो चुके हैं इस जंग से, है उसे कि हम, और इससे इज्जत के साथ निकलना चाह रहा है। इजराइल ने इस चीज को भांप लिया है। लिहाजा वो कभी लारीजानी साहब को टारगेट करना हो, या अभी जो सबसे बड़ा वाकया पेश आ गया, इन्होंने यहाँ के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर जो हमला किया है, ये बहुत ही बड़ा इसमें एक मरहला है इस जंग में, जो इस वॉर को एस्केलेट करेगा। क्योंकि ईरान ने अपना इरादा साफ जाहिर कर दिया है कि हम इसको रिटेलिएट करेंगे और जो अमेरिकन इंटरेस्ट की सूरत में रिफाइनरी हैं उसको करेंगे। जी, तो ये वॉर एस्केलेट होती रही है। जी नौशाद साहब, ये बताइए, ये खबर तो आ रही है जैसे अभी आपने बताया कि अभी की ताज़ा खबर आपने बताई कि उसने जिस ढंग से एक हमला और बोला है, उससे एनर्जी जो आपूर्ति होती है उस पर ये एक बड़ा हमला, यानी चाहे ऑयल रिफाइनरी हो या एनर्जी से रिलेटेड कुछ भी ऐसे ये जी जी जरा ये बताइए कि क्या ईरान इजराइल के ऊपर कहां कहां हमला कर रहा है? ऐसी कोई खबर है आप लोगों तक, वो बातें पहुंचती हैं कि आज ईरान ने इजराइल के इन शहरों पे, इन वहां के कॉमर्शियल जो सेंटर्स हैं, या क्योंकि आज ईरान ने कहा था कि अब हम कॉमर्शियल सेंटर्स पे भी हमला हो रहा है, एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर है जी, एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर। तो जरा इजराइल को क्या यहाँ पर ईरान की तरफ से जो इजराइल के ऊपर हमले हो रहे हैं उसको क्या वहां पे क्षति हो रही है? देखिए, ईरान जो अटैक, यहाँ से जो रिपोर्ट आना, अभी 62वीं या 63वीं वेव इधर से गई है और लास्ट में 61वां जो अली लारीजानी का रिवेंज का एक हमला किया। अगरचे रिवेंज एक हमले से नहीं होता, लेकिन स्टार्ट आप समझ सकते हैं रिवेंज का, जो उनका बदला लेने के लिए जो अटैक किया है उसको इन्होंने कहा कि हमने बहुत ही शदीद हमला किया है। और पहली बार इन्होंने इस वॉर कासिमानी मिसाइल दागा है, टॉप मिसाइल दागा है, मेरी बात जी, टॉप मिसाइल सिज्जील मिसाइल को मारा है, कासिम सुलेमानी मिसाइल को मारा है, और उसके बाद खुर्रम शहर, खैबर शिकन, इमाद और इस तरह की कई मिसाइल उन्होंने दागी हैं और रोजाना दाग रहे हैं। आप इसी से समझ लें कि हमले तो इधर से बहुत पूरी शिद्दत के साथ जारी है। 60 से ज्यादा 62 के करीब जो है वेव जा चुकी है हमलों की, और ये और बढ़ेंगी, और ज्यादा बढ़ेंगी। लेकिन मसला यह है कि वहां से इतनी ज्यादा सेंसरशिप है, इजराइल की जानिब से इतनी ज्यादा सेंसरशिप है
कि वो कुछ भी अपनी कैजुअलिटीज, अपने जो नुकसानात हैं उसको आम नहीं होने दे रहे हैं। हत्ता जो न्यूज चैनल्स है, जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, वहां जाके कवर करना चाहती है, उसको भी पूरी तरह से इजाजत नहीं है। जबकि इसके बरखिलाफ आप ईरान में देखें तो ईरान ने शुरू के दिनों में ही, जंग के शुरू के दिनों में ही CNN जो अमेरिका का चैनल है उसके रिपोर्टर को अपने इजाजत दे दी थी, वो आया, उसने कवर किया। ये खुद ना साफ होकर शहीद हुआ, क्या हुआ, कितने सिविलियंस मारे गए, कितनी औरतें, कितने बच्चे, वो सब पूरा डेटा जो है पूरा साफ साफ ईरान दे रहा है। लेकिन वहां पर इस चीज को छुपाया जा रहा है। और अगर इजाजत हो तो मैं बता दूं कि वजह क्या है। वजह यह है कि वो लोग क्यों छिपाते हैं और ये लोग क्यों बताते हैं, ये बहुत अहम चीज है। देखिए, यहां जो है शहादत का जो एक तस्वुर है वो इस तरह है कि यहां शहादत से लोग डरते नहीं है, मायूस नहीं होते हैं। मसलन लीडर मार दिए गए, खूब गम होता है, इंसान को गम होता है कि हमारा इतना अच्छा लीडर, इतना मेहरबान लीडर, इतना टॉप क्लास का लीडर मार दिया गया, लारी जानी साहब शहीद कर दिए गए, फला साहब शहीद कर दिए गए। अफसोस होता है, अफसोस करते हैं, गम करते हैं, लेकिन गम के साथ साथ यह है कि ये गम, ये आंसू उनकी मायूसी का सबब नहीं बनता है। बल्कि जब लुबनान के सैयद को शहीद किया गया था, हसन नसरुल्लाह को शहीद किया गया था, तो यहाँ पर जो आयतुल्लाह खामनेई है उन्होंने स्पीच दी थी। उस स्पीच में उन्होंने ये कहा था कि हम आजादार हैं, हम गम मना रहे हैं हसन नसरुल्लाह का, लेकिन हमारा गम मायूसी की अलामत नहीं है, बल्कि ये गम, ये आंसू जो उनके लिए निकल रहे हैं, ये हमें और ताकत देते हैं और पावर देते हैं और हमें उम्मीद बढ़ाते हैं, हमारे रगों में खून दौड़ाते हैं, फिर से हमें जिंदा कर देते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट ऑफ शहादत जो है इनके यहाँ, जो इस्लाम से निकला हुआ, कुरान से निकला हुआ, करबला से निकला हुआ है, वो यहाँ पर मौजूद है। लिहाजा ये देखते हैं कि शहादत हमारे लिए मायूसी नहीं है। दूसरी बात यह है कि जब पब्लिक को ये लगता है कि हमारे लीडर शहीद हो रहे हैं, तो पब्लिक को ये लगता है कि हम अकेले नहीं हैं। ऐसा नहीं है कि पब्लिक लीडर जो है हमारे, वो बंकर में छुपे हुए हैं और पब्लिक मारी जा रही है और ये लोग जंग रोकना नहीं चाह रहे हैं। जब वो पब्लिक देखती है नहीं, हमसे ज्यादा तो लीडर कुर्बानी दे रहे हैं, हमसे ज्यादा बिल्कुल फ्रंट लाइन पर तो लीडर खड़े हुए हैं, तो पब्लिक में भी एक यूनिटी, एक रूह आ जाती है जो कि इस सिस्टम को, इस हुकूमत को, इस महाज को आगे लेके बढ़ता है। ये हुई इस साइड की बात। लेकिन उधर क्या है, उधर वो लोग जो कुछ कर रहे हैं वो जिंदगी के लिए कर रहे हैं, वो लोग इसी दुनिया में जीने के लिए कर रहे हैं। लिहाजा उनको, उनके यहाँ एक मौत जो है ना, एक शहादत जो है ना, वो मायूसी बन जाती है और उससे वो फ्रस्ट्रेट होते हैं, उससे उनके यहाँ मायूसी, मोरल डाउन होता है वहां के लोगों का। लिहाजा वो इसको छुपाए रखते हैं। एरिल शेरोन को आपको याद होगा कि मौत कब हुई थी और कितने बरसों बाद उसकी मौत का ऐलान किया इन लोगों ने। वो इसी वजह से कि वहां पर जो मौत का तस्वुर है वो यह है कि मौत यानी नाबूदी और हमें जिंदा रहना है। वो जितना पैलेस्टाइन में जुल्म किया है उन्होंने 75 साल से करते आ रहे हैं, वो अपने जीने के लिए कर रहे हैं। उनकी नजर में इस दुनिया के बाद जो दुनिया आने वाली है और वहां पर जो उनसे हिसाब लिया जाएगा, उस पर उनकी तवज्जो नहीं है। वो सब कुछ जिंदा रहने के लिए करते हैं। इसी की तरफ कुरान मजीद के सूरह जुमा में इशारा है कि या अय्युहल लज़ीना हादू इन ज़अमतुम अन्नकुम औलियाउ लिल्लाह मिन दूनिन नास फतमन्नवुल मौत इन कुंतुम सादिकीन वला यतमन्नौनहु अबदन बिमा क़द्दमत ऐदीहिम। इस सूरह में ये बताया जाता है कि ये जो कौम है, ये ज़ायनिस्ट कौम जो है, इनके लिए सबसे भारी चीज, सबसे डराने वाली चीज है मौत। ये मौत से डरते हैं। इनसे कहा गया कुरान में कि अगर तुम सच्चे हो तो मौत की तमन्ना करो। फिर खुद ही कुरान ने जवाब दिया, मौत की तमन्ना कभी नहीं करेंगे। तो ये तो इनके नेचर में, इनकी तबीयत में मौजूद है। यही वजह है कि वो मौत को छुपाते हैं, अपनी कैजुअलिटीज को छुपाते हैं और अपनी पब्लिक का मोरल हाई रखना चाहते हैं, कि क्योंकि पब्लिक डर जाती है। ईरान में पब्लिक शहादतों से जिंदा होती है, वहां पब्लिक हलाकत होने से और मौत होने से और ज्यादा मर जाती है। लिहाजा उनका बेनिफिट इसमें है कि इसको छुपा के रखा जाए। तो ये सेंसरशिप इसलिए है। फिर वो जो उनकी हेजेमोनी झूठी बनी हुई है दुनिया के अंदर, उसको भी तो बचाना है, तो इसलिए भी वो इस चीज को छुपाते हैं और सेंसरशिप का यही सबब है। और हम पूरी दुनिया देख रही है कि किस तरह से वो सेंसरशिप कर रहे हैं। जी, दो और खबरें आई हैं, लेकिन एक पहली खबर पे आता हूं और वो है कि वहां के खुफिया मंत्री इस्माइल खतीब के भी मारे जाने की खबर है। क्या इसकी पुष्टि हुई है? जी, अभी तक मैंने पुष्टि नहीं देखी है, खबर देखी है और एक आध चैनल पे देखा है मैंने कि शहीद हो गए, लेकिन सरकारी तौर पर इसकी पुष्टि नहीं हुई है। देखिए, मैं एक बात यहां पर फिर से क्लियर करना चाहता हूं, ये हो सकता है शहीद हो गए,
ठीक है ना। हो सकता है आइंदा और भी लोग शहीद हों, क्योंकि जंग है, वॉर है, और ये लोग में नहीं है, ये लोग पब्लिक के साथ खड़े हुए हैं, और इनको अपनी शहादत का डर ना अपनी जान के खौफ से है, यानी जिनको जो जिस आइडियोलॉजी को फॉलो करते हैं उस लिहाज से मैं कह रहा हूं। देखिए, अपने आप को महफूज रखना तो ये, और ये जहां तक रखना हो इस तरह महफूज रखना कि हम पब्लिक को आगे कर दें और खुद पीछे हो जाएं, ये इनके नैरेटिव में नहीं है। ये पब्लिक के साथ बढ़ के पब्लिक के आगे आगे चलते हैं, जहां तक हो सकता है अपने आप को बचाने की कोशिश करते हैं। ऐसा भी नहीं है कि मिसाइल आ रहा हो जाके मिसाइल के नीचे खड़े हो जाए, ऐसा भी नहीं है, लेकिन सिक्योरिटी अपने तौर पर कर रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि पब्लिक के लिए जिस सिक्योरिटी का इंतजाम नहीं है उस सिक्योरिटी को अपने लिए रखे महसूस कर लें। तो हो सकता है आइंदा और लोग भी शहीद हों, लेकिन नौशाद लेकिन साहब, इन शहादत जी जी नौशाद जी साहब, इन शहादतों से फर्क नहीं पड़ने वाला है अफराद के जाने से, लोगों के जाने से, लीडर्स के जाने से ये सिस्टम पे कोई असर नहीं पड़ने वाला है। अगर रहबर चला जाए तो तहरीकें नहीं रुकती, अगर रहबर चला जाए तो तहरीकें नहीं रुकती। जो एक सरदार जाता है तो एक सरदार आता है। बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। लेकिन जिस ढंग से टॉप लीडर्स एक के बाद एक इनको शहीद किया जा रहा है, मारा जा रहा है, इसके बाद एक ठीक है, लोगों में उत्साह है, लोग बाहर निकल के आ रहे हैं। कल भी रिजवी साहब जुड़े हुए थे, बता रहे थे कि कल शाम 4 बजे से ही सड़क पे काफ़ी लाखों की संख्या में लोग वहां मौजूद थे अलग अलग शहरों में, और लोग आ रहे हैं, अल्लाह अकबर के नारे लगा रहे हैं, रहबर के नारे लगा रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ अगर चुन चुन के एक एक कर खुफिया मंत्री को मार डाले, आप सेना के प्रमुख को मार डाले, आप सुप्रीम लीडर को मार डाले, आप इस ढंग से, अब जैसे सैयद अब्बास अरागची कह रहे हैं कि मुझे शहीद होने में कोई गम नहीं है, कोई डर नहीं है, ये बात हो रही है, तो ये एक बड़ा, ये मैं मान सकता हूँ, समझ सकता हूँ कि एक बड़ा राष्ट्र है, बड़ा देश है ईरान, और उसके सामने इजराइल एक छोटा सा, मैप में देखेंगे तो पतला सा, वो भी हड़पा हुआ, फिलिस्तीन की ज़मीन को हड़प के बना हुआ, जो अपना विस्तार किया है। और उस छोटे से देश को जिस ढंग से ईरान के ऊपर हमला हो रहा है, क्या उस ढंग से ईरान उस छोटे से देश पे हमला कर रहा है, कर पा रहा है? जी, मैंने जैसे कि इससे पहले आपको बताया कि हमला तो ईरान कर रहा है और वहां पर नुकसान भी हो, मगर सेंसरशिप की वजह से वहां की बातें हैं। अभी देखिए, बहुत सारे उनके बिन गोयर के सिलसिले में क्या नाम है उसका, मैं नाम भूल रहा हूँ, उसके सिलसिले में, और बहुत सी उनकी ऐसे ऐसे लोग हैं जिनके बारे में खबरें हैं, रूमर्स हैं कि वो ये खबरें हैं कि वो मार दिए गए हैं, लेकिन पुष्टि उधर से नहीं आ रही है, न जिंदा होने की न मारे जाने की। नेतन्याहू की जो भी वीडियोस आ रही है वो भी एआई की, मुझे नहीं पता, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मारी दिया गया, एआई की वीडियोस आ रही है और पुष्टि हो चुकी एआई की वीडियोस है। तो इस तरह की बात वहां से अगर से तो पता चलेगा। एक तो ये कि यहाँ के जो आप कह रहे हैं ना, मारता जा रहा है, नेशन बड़ा है, सिस्टम मजबूत है, आइडियोलॉजी बहुत स्ट्रांग है इनकी, और इनका कहना ये है, सीधी सीधी बात जो है वो ये है कि यहाँ का सिस्टम लारी जानी बनाता है, यहाँ की आइडियोलॉजी बनाती है, ये आइडियोलॉजी बनाती है, लारी जानी ने बनाया, इराची ने आइडियोलॉजी को नहीं बनाया, आइडियोलॉजी और सिस्टम ने इराची और लारीजानी को बनाया है। और ये आइडियोलॉजी, ये सिस्टम पहले से ज्यादा अभी मजबूत है, जो मैं ग्राउंड पर देख रहा हूं, लोगों में जो इत्तेहाद पैदा हो गया, यूनिटी पैदा हो गई है। जब पिछला सिस्टम, इससे पहले का सिस्टम जो अभी इतना मजबूत नहीं था, उसने लारीजानी पैदा किया। तो ये जो अभी का सिस्टम है जो मजबूत हो रहा है और हो चुका है और आगे भी होगा, तो वो लारीजानी का और ज्यादा मजबूत वर्जन लेगा। और यहाँ से लारीजानी यहाँ पर तरबम अब काम आ रहा है, 2500 साल से तैयार, उनको मालूम है हम मारे जाएंगे, शहीद होंगे, तो हमें हमारे बाद किसी ना किसी की जरूरत होगी। मैं अपनी बात खत्म करूंगा, फिर आप अपना क्वेश्चन कीजिएगा। वो ये है कि इनके जहन में जो लारीजानी साहब शहीद हुए, उन्होंने ट्वीट पहले ही कर दिया था, जब उनको $10 मिलियन का उन पर इनाम रखा गया, तो उन्होंने ट्वीट किया, आयत लिखी, हदीस लिखी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की, जो उन्होंने करबला में हदीस पढ़ी थी, करबला के वाकये में, कि मेरे लिए हक पर मरना, ट्रुथ के लिए मरना, फेथ के लिए मरना
इससे कहीं बेहतर है कि मैं जालिमों के साये में जिंदगी गुजारूं, ऑपरेसर्स के साये में जिंदगी गुजारूं। उन्होंने ये बात की थी। तो क्या मतलब, एक तो ये तो आइडियोलॉजिकल बात हुई, लेकिन उनको क्या पता नहीं है कि मेरी कितनी जरूरत है सिस्टम को। उनको पता है मेरी कितनी जरूरत है सिस्टम कितनी जरूरत है, लेकिन उसके बावजूद क्यों वो इतना ज्यादा बंकर में नहीं जा रहे हैं। एक तो वो बात जो मैंने पब्लिक के मोरल के हवाले से आपको पेश की, इसकी वजह। दूसरी बात यह है कि उनका दिल मुतमईन है, उनका दिल मुतमईन है कि मेरे बाद भी ऐसे बहुत से हजारों लोग मौजूद हैं, कमांडर्स मौजूद हैं, लीडर्स मौजूद हैं जो इसको लीड करेंगे। और तीसरी बात वही कि हमने अपना काम पूरा कर दिया है। एक उम्र गुजारी है हक के लिए और बातिल के मुकाबले में, ऑपरेसर्स के मुकाबले में हक और बातिल को हमने क्लियर कर दिया है। वही आइडियोलॉजी जो आयतुल्लाह खामनेई शहीद के जहन में थी, वही इनके दीगर लीडरों के जहन में, कि हमने अपना काम पूरा कर दिया है। अब जो हमने नस्ल तरबियत की है आगे के लिए, वो अपना काम करेगी। उनका दिल मुतमईन है, लिहाजा शहादत को गले लगाता है। और उनको ये भी पता है कि हमारा खून रायगा नहीं जाएगा, हमारे खून से ये सिस्टम कम नहीं होगा, खत्म नहीं होगा, बल्कि और ज्यादा मजबूत होगा और बढ़ेगा। ये उनके लिए बिल्कुल क्लियर थी बात। जी, लेकिन ये बताइए कि इजराइल पहले बताता है कि हमने यहाँ इनको मार डाला, हमने ईरान के इस लीडर को मार डाला। ईरान क्यों नहीं बताता है कि हमने इजराइल के इसको मार डाला? ईरान, देखिए, ईरान कहता है, ईरान बताता है कि हमने वहां पर अटैक किया है। मिसाल के तौर पर मोसाद के फला पर अटैक किया है, फला उनकी आर्मी बेस पर हमला किया है। लेकिन एग्जैक्ट ये कि वहां पर कौन कौन था, ये बताना उस वक्त दुरुस्त होगा जब इनके पास बहुत मजबूत मालूमात मौजूद हो। झूठ तो बोलेंगे नहीं, लिहाजा ये बताते कि हमने फला 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 जगह टारगेट किया है। अब ये इस्राइल में अगर हिम्मत है तो वो आके बताए कि हमें जो टारगेट किया गया, यहां किया गया, हमारे लोग यहाँ पर ये लोग मौजूद थे और ये मारे गए हैं। लेकिन सेंसरशिप की वजह से वो लोग, वही जो मैंने आपको सारी उसका बैकग्राउंड बताया कि क्यों सेंसरशिप है, उसकी वजह से उस चीज को बताने में संकोच करते हैं और घबराते। तो ये बात है, वहां से अगर सेंसरशिप हटेगी तो मालूम हो सकेगा कि कौन कौन गया और कौन कौन बचा। जी, अब आखिरी एक सवाल का जवाब दीजिए कि कब तक चलेगा ये युद्ध, कब तक चलेगी जंग? इराक़ी साहब की अगर बात सुनी जाए, जो उन्होंने अल जजीरा को इंटरव्यू में पेश किया है, तो उन्होंने कहा है कि हम जंग उस वक्त तक, यानी सीज फायर नहीं करेंगे, हम उस वक्त तक जारी करेंगे जब तक हम उस मरहले पर न पहुंच पाए जहां से हमें यकीन हो जाए कि अब दोबारा कभी जंग नहीं होगी। तो अब वो मरहला क्या हो सकता है? मैं अगर इसको ये खुद एनालाइज का मौजूद कि वो मरहला क्या हो सकता है कि जहां पर ईरान को ये यकीन हो जाए कि इसके बाद कोई जंग नहीं होने वाली, यानी इस पोजीशन में नहीं है अमेरिका और इसराइल को वो जंग को स्टार्ट कर सके। तो वो जो कंडीशंस है, वो यानी इस वक्त तक ये जारी रखेंगे, रिटेलिएट करते रहेंगे, रेजिस्टेंस रहेंगे, जब तक अमेरिका जो पशिमान हो चुका है और पछतावा उसको होने लगा, उसको समझ में आ गया है कि हमारा जो टोटल कैलकुलेशन गलत था, मिस कैलकुलेशन हुआ है। अब वो ये बढ़ता चला जाएगा और अमेरिका जब इस जंग से निकलना चाहेगा, ईरान कंडीशंस रखेगा, और उसमें सबसे बड़ी जो कंडीशन मेरी नजर में वो ये होगी कि आप अपनी बेसेस यहां से हटाएं और इस रीजन से अपने आप को दफा करें। आप यहां से जाएं, उसके बाद हम देख लेंगे, इस रीजन को बहुत अच्छा बना देंगे। जैसा कि स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज के बारे में राष्ट्रपति साहब ने बहुत अहम बात कही है कि जंग के बाद, कालीबाफ साहब ने भी ये बात कही है इसी तरह की। उन्होंने कहा, कालीबाफ साहब ने कहा है कि जंग के बाद भी स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज जो है वो पहले की हालत में नहीं पलटेगा। इराक़ी साहब ने उसको और क्लियर किया इंटरव्यू में कि जंग के बाद हम स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज के लिए अपने हिसाब से रूल और रेगुलेशंस बनाएंगे और उसके हिसाब से हम जिसे चाहेंगे, जिस देश की कश्ती चाहेंगे वो जाएगी, जिसको हम इजाजत नहीं देंगे वो नहीं जाएगी। और उन्होंने ये भी कहा है कि जो स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज के आसपास जो मुल्क हैं, उनके कंट्रीब्यूशन के साथ ये काम होगा और हम रूल रेगुलेशंस को बनाएंगे और हम जिसे इजाजत देंगे वो जाएगा और जिसे इजाजत देंगे वो यहां से पार नहीं लग पाएगा। तो इस तरह की कंडीशंस रख के ईरान जंग को खत्म कर सकता है। अब देखते हैं कि वो मरहला कब आता है। जी, लेकिन इस बीच जीसीसी की बैठक हुई है आज, या बैठक बुलाई गई है,
जो गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल है जिसमें ये सारे देश हैं, गल्फ कंट्रीज हैं, ये चूंकि जो ईरान सैन्य अड्डे पे ही अमेरिकी बेस पे जो हमला कर रहा है, इससे ये परेशान हैं। और इधर से कोई रिटेलिएशन की कोई बात सुनाई पड़ रही है क्या इन देशों से ईरान के खिलाफ? जी, अभी तक तो ऐसी कोई खबर नहीं है। अभी तक ना उन्होंने रिटेलिएट किया है, अभी तक कोई ऐसी बात नहीं आई कि वो रिटेलिएट करने में बहुत ज्यादा सीरियस हैं, ऐसा नहीं है। उनको भी मालूम है कि अभी ईरान ये कह रहा है कि भाई आप हमारे दोस्त हैं, हमारी फ्रेंडशिप बरकरार है, आप मुसलमान भाई भी हैं, हमारे पड़ोसी भी हैं, तो आपसे हमारी दोस्ती है, ये तय है। लेकिन आप ये हमसे एक्सपेक्ट न कीजिए कि आपकी खाक से, आपकी जमीन से, जो बेसिस वहां मौजूद है अमेरिकन, वहां से हमारे ऊपर अटैक हो और हम बस ये सोच करके अरे एक मुस्लिम मुल्क है, एक अरब मुल्क है, हमारा दोस्त मुल्क है, तो छोड़ देते। नहीं, ये नहीं हो सकता कि आपके यहाँ से हमारे ऊपर अटैक्स हो रहे हो, यहाँ पर बेगुनाह लोग मारे जा रहे हो, यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत भारी नुकसान पहुंचाने की कोशिशें की जा रही हो और हम चुपचाप हाथ पर हाथ रख के बैठे रहें। तो हम तो अपने लोगों के डिफेंस के लिए, अपने मुल्क के दिफा के लिए हम रिटेलिएट करेंगे और आपकी बेस पर रिटेलिएट करेंगे। अब ये जीसीसी मुल्क को और जितने भी गल्फ कंट्रीज के ये मुसलमान मुल्क हैं, इनको ये समझना चाहिए कि देखिए भाई, आपने इन बेसिस को क्यों जगह दी थी? अमेरिका किस लिए आया था आपके यहाँ? आपके यहाँ इसलिए आया था कि उसका दावा यह था कि हम आपके साथ जो है एग्रीमेंट करते हैं कि आपको हम बचाएंगे हर तरह की आफत से और हर तरह के हमले से हम आपको महफूज रखेंगे। तो अब इनको ये समझना चाहिए कि जो अमेरिका अपने आप को एक ईरान के मुकाबले में सुपर पावर ताकत, सो कॉल्ड सुपर पावर ताकत होते हुए अपने आप को, अपनी बेसिस को नहीं बचा सका ईरान के मिसाइल्स के सामने, वो आपको क्या बचाएगा? इस बात को इन मुल्कों को समझना चाहिए। और अगर किसी भी मुसलमान को ये लगता है कि इस पूरे सिनेरियो में, इस पूरे वाकये में जिम्मेदार ईरान है, तो उसको ये सोचना चाहिए, अगर आप ये समझते हैं कि अटैक मुसलमान ममालिक से हो रहा है ईरान के ऊपर, ईरान सिर्फ रिटेलिएट कर रहा है, उसके बावजूद अगर आप अमेरिका और इसराइल को छोड़कर ईरान को जिम्मेदार समझते हैं बाज़ लोग, तो उनका किबला वो काबा नहीं है, उनका किबला क्या है? अमेरिका और इसराइल है। अमेरिका और इसराइल को देखकर वो फैसले करेंगे कि कौन हक पर और कौन बातिल पर है। अगर मैं कहता हूं कि दुनिया भर के मुझे उनकी बहुत फीसद, उनका बहुत बड़ी आबादी मुसलमानों की इस वक्त ईरान के साथ है। इसी तरह मुसलमान ही नहीं, जितने भी दुनिया के इंसाफ पसंद लोग और जुल्म के खिलाफ जो लोग हैं, वो सब इस वक्त ईरान के साथ हैं और वो बात की बारीकी को समझ रहे हैं, वो मसलों को अलग अलग कर पा रहे हैं और वो है कि क्या हक है। जिस आप देखिए, आप सोचिए, जैसे जो लाइव और इस तरह से यूट्यूब जो इंसाफ पसंद है, उन पर जाइए तो आपको नजर आएगा कि किस तरह की दुनिया की जो आजाद फिक्र के लोग हैं, जो किसी अमेरिका से जुड़े हुए नहीं है, इसराइल से जुड़े हुए नहीं, उनके बेनिफिट्स, उनके इंटरेस्ट जुड़े हुए नहीं है, वो आजाद इंसानों को देखिए आप, आजाद इंटेलेक्चुअल्स को देखिए आप, कि वो किस तरह से हक का साथ दें। उनको पता है कि कौन सही साइड पर तारीख की खड़ा हुआ है, कौन हिस्ट्री की सही साइड पर है और कौन गलत साइड पर, पूरी दुनिया के लिए इस वक्त वाज़ेह है और ये बात सबके लिए। मतलब दूसरे देश जो हैं उनका कोई प्रेशर नहीं है इस वक्त ईरान के ऊपर, खासकर गल्फ कंट्रीज का, ये माना जाए। देखिए मैं बता रहा हूं, देखिए गल्फ कंट्रीज को भी पता है, उनको पता है कि अगर हमने कोई इस तरह का अटैक किया, कोई इस तरह का हमने हमला किया, तो अभी जो ईरान अमेरिकन बेसिस पर सिर्फ मार रहा है या जहां पर अमेरिकन इंटरेस्ट है वहां पर मार रहा है, वो फिर खुली जंग हो जाएगी, फिर तो वो हमारे इंटरेस्ट पे मारेगा और हम इस पोजीशन में नहीं है कि हम उसको रिटेलिएट कर सके या ईरान से जंग लड़ सके। और उनको पता है कि जब अमेरिका इतनी बुरी, इसराइल, ईरान जो है बुरी तरह अमेरिका और इसराइल दोनों को एक साथ मार रहा है, तो फिर हमारा क्या बनेगा? तो ये तो उनको पता है। तो उनके इंटरेस्ट में ये चीज नहीं है कि वो ईरान से कोई मुस्तकिल तौर पर जंग छेड़ सके। और उनको इस बात को समझना चाहिए कि आप यहाँ के पड़ोसी मुल्क हैं, आपके ईरान के साथ बहुत अच्छे रिश्ते रहे हैं, कतर का मतलब बहुत अच्छा रिश्ता रहा, दूसरे मुल्क से भी बुरे रिश्ते नहीं रहे हैं, अच्छे रिश्ते रहे, उस अच्छे रिश्ते को बनाए
और इन ममालिक को ये सोचना चाहिए। मैं नहीं समझ पा रहा हूं कि ये सोच रहे हैं या अभी तक इनके ज़हन में ये बात नहीं आई है। इनको ये देखना चाहिए कि यहाँ पर हमारे जो मफादात हैं, हमारा जो अमन है, हमारी जो सिक्योरिटी है, वो ईरान से दोस्ती बना के रखने में है या अमेरिका की बेसिस अपनी अपनी जगह पर रखने में है। इसलिए कि अमेरिका की बेसिस रखी लेकिन उनको कोई फायदा नहीं हुआ बल्कि नुकसान हो रहा है और आइंदा और भी नुकसान हो सकता है। लिहाजा उनको चाहिए कि जो रीजन के जो इंटरेस्ट है उनको देखते हुए फैसला किया करें और वो फैसला किया करें ताकि यहाँ पर अमन और अमान कायम रहे। जी जी बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। जी इस बीच राजीव जी, जी इस बीच रूस से एक बड़ी खबर आई। रूस का कहना है, राष्ट्रपति पुतिन के ऑफिस से उनके प्रवक्ता का कहना है कि ये ऐसे हमले जो किए गए हैं और खासकर लारिजानी के ऊपर हमले के बाद ये प्रतिक्रिया है कि ये ऐसे हमले हैं जो पूर्व नियोजित हैं और बिना उकसावे के सशस्त्र आक्रमण हैं। ये एक संप्रभु राष्ट्र पर हमला है जो अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन है। ये रिजीम चेंज की कोशिश है और अमेरिका इजराइल इसके लिए जिम्मेदार हैं। इसको कैसे देखा जाए नौशाद साहब? जी बिल्कुल, रूस की प्रतिक्रिया। बिल्कुल ये बयान बिल्कुल दुरुस्त है। जो मैंने शुरू में आपसे कहा था, सारे ये वॉर ही इल्लीगल है, ये वॉर ही इल्लीगल है। यानी अमेरिका क्यों आके यहाँ पर, आप देखें तो अमेरिका क्यों यहाँ पे आके तबाही मचा रहा है, कभी अफगानिस्तान, कभी इराक, कभी ईरान, और मतलब क्या वजह है कि आप हजारा किलोमीटर दूर से उठ के यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे तबाही मचाने की कोशिश करते हैं, बेगुनाहों का कत्लेआम करते हैं और फिर कहते हैं कि हम डेमोक्रेसी लाएंगे और फ्रीडम लाएंगे और पता नहीं क्या लाएंगे। आप सिवाय खुखारी के और खून बहाने के कुछ नहीं लाते हैं, आप सिर्फ खून बहाते हैं जमीन पर। तो ये बिल्कुल बयान दुरुस्त है, वॉर ही इल्लीगल है, ये गैर कानूनी जंग है और बहुत ही बुरी तरह से इनको मारा जा रहा है, गुनहगारों को मारा जा रहा है। इस चीज को रोकना चाहिए। और ये जो टारगेट किया जा रहा है, ये हुकूमत की जो पर्सनालिटीज हैं, जो फिगर्स हैं, ये खुद इल्लीगल है। बिल्कुल सही बयान है रशिया का, इस चीज को रोकना चाहिए, पूरी को मिलकर प्रेशर बनाना चाहिए कि ऐसे नहीं कर सकते हैं। जी मतलब साफ है कि ये जो जंग है अभी और आगे बढ़ते हुए हम देखेंगे और जिसमें ये और खतरनाक मोड़ की तरफ बढ़ते हुए हम देखेंगे, ऐसा माना जाए नौशाद साहब? जी इसमें जी जंग अभी रुकती हुई नहीं दिख रही है, आगे बढ़ती हुई दिख रही है और उसके असल जिम्मेदार पूरी दुनिया को ये देखना चाहिए, आंख खोल के देखना चाहिए कि उसके असल जिम्मेदार जो है अमेरिका और इजराइल हैं। क्योंकि ईरान हर मरहले पर सिर्फ रिटेलिएट कर रहा है। उसने पहले कभी बैंक पर हमला नहीं किया और जब उन्होंने हमला किया है तब उसने कहा कि हम आपके इंटरेस्ट पर, इस तरह के जितने भी इंटरेस्ट हैं उस पर हमला करेंगे। उन्होंने हॉस्पिटल्स पर हमला किया, लेकिन ईरान की ये देखे अखलाकी जिम्मेदारी और दीन की पाबंदी और इस्लाम की जो तालीमात हैं उस पर अमल करना देखिए ईरान का, कि उसने पलटकर उनके हॉस्पिटल्स को नहीं मारा है, पलटकर उनके स्कूल्स पर बमबारी नहीं किए, उनके बेगुनाहों को खासकर प्रिसाइजली टारगेट नहीं कर रहा है ईरान। ये ईरान की जो आइडियोलॉजी है, जो इस्लाम से निकलती है, कुरान से निकलती है और करबला और महदवियत के तस्वुर से निकलती है, उसका ये नतीजा है कि जंग उसूलों के साथ लड़ रहा है, बल्कि वहां पर भी मोरालिटी का फुल ख्याल रख रहा है। बिल्कुल भी बेगुनाहों को मारने का इसका इरादा नहीं और कभी नहीं रहा है, सिविलियंस को मारने का। तो आबिद रजा, तो वॉर एस्केलेशन का राजीव जी वॉर एस्केलेशन का असल जिम्मेदार, इस चीज पर बात करने की जरूरत है और दुनिया को बताने की जरूरत है कि असल जिम्मेदार अमेरिका और इजराइल हैं। अभी देखिए ये जो वॉर एस्केलेशन की तरफ मसलन लारिजानी साहब को शहीद करना या इस तरह के टारगेट्स जो कर रहे हैं वो टारगेट किलिंग कर रहे हैं, ये चीज, और इसी तरह जो इंफ्रास्ट्रक्चर पर, रिफाइनरी पर जो अभी अटैक कर दिया है और फिर ईरान ने भी कह दिया है कि हम जो है रिटेलिएट करेंगे। तो ये सब कुछ जो होने वाला है आगे, इसका असल जिम्मेदार अमेरिका और इजराइल है। आगे अगर ईरान हमला करता है तो कोई भी पलटकर ईरान को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकता, उसको चाहिए कि अमेरिका और इजराइल को जिम्मेदार ठहराए। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, असली जिम्मेदार अमेरिका